रह रह कर मैं बेचैन थी। भले ही यहाँ सूर्यास्त हो रहा हो, पर मेरा मन तो उदित होने को व्याकुल हो उठा था। अब मन में उगते सूरज को ना रोकूंगी मैं। धूल उड़ाती उसकी कार मेरी आंखों से ओझल भले ही हो चुकी थी, पर लग रहा था वह मेरे आसपास ही है। अपनी सारी चीज़ें रचना समेट कर जा चुकी थी, पर ऐसा क्या छोड़ गई थी कि उसका दिल अभी भी वह महसूस कर रहा था। तभी मेरे पति देव आए। अरे, तुम बाहर क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो? आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। मेरे आंसू बह निकले और मुझे आभास नहीं हुआ। वास्तव में आंसू सिर्फ खारा पानी नहीं होते, ये तो मन के बिन बोले शब्द होते हैं। अच्छा, घर पहुंच गई? बढ़िया है, आराम करो अब। मेरे पति फ़ोन पर बोल रहे थे। लगता है इनकी बेटी अपने ससुराल पहुंच गई। इनकी? क्या वाकई सिर्फ इनकी ही बेटी है रचना? जाकर मैं लेट गई पलंग पर। मन और शरीर दोनों भारी लग रहे थे। तभी दरवाजे पर खड़े राजू ने तंद्रा भंग की। सूप ले आया हूँ मैम साहब। रचना जी बोल कर गई हैं ठीक 7 बजे आपको वेजिटेबल सूप जरूर पिला दूँ। लाइए, दीजिए यहाँ। राजू से सूप ले मैं पीने लगी। कनखियों से मैंने देखा मेरे पति महेश जी हमेशा की तरह अपने स्टडी रूम में व्यस्त हैं और अपने फाइल के पन्ने पलट रहे हैं। मेरा मन भी मेरे अतीत के पन्नों को पलटने लगा। कैसी उजड़ी चमन कि मैं फूल थी। क्या अतीत रहा है मेरा? अकेला, बेसहारा, अनाथ मैं, और अकेलापन मेरी साथी, मेरी हमदर्द। शायद गोद में ही थी जब एक सड़क दुर्घटना में अपने पापा और बहन को मैंने खो दिया। माँ की आंचल के तहों में छिपी मैं बिना खरोच जिंदा बच गई। मेरी माँ कुछ महीनों कोमा में जिंदा रही। मेरे पापा सरकारी में थे, सो माँ का इलाज होता रहा। मेरे चाचा जी ने खूब सेवा किया था उनकी, जैसा चाची बताती रहती। मुझे तो अभी लगता है कि सेवा की जगह उन्होंने अवश्य उनकी जीवन रक्षक सिस्टम को नुकसान पहुंचाया होगा, क्योंकि पापा के बाद माँ ही होती उस सरकारी नौकरी की हकदार जिसे बाद में चाचा जी ने हासिल किया था। वो तो सरकारी काम था कि उन्हें 4-5 साल लग गए उस नौकरी को हासिल करने में। इस बीच मैं कम से कम जिंदा रही उनके घर, जो दरअसल मेरा ही था। मेरे ही चेहरे को दिखा तो उन्होंने हासिल किया था उस नौकरी को। इतने साल एक जानवर भी पाल लो तो उससे प्यार हो जाता होगा, परंतु अपने प्रति में रत्ती भर भी लगाव जागरूक नहीं कर पाई। चाचा चाची के दिल में मनहूस और अभागी और भी शब्द होते, उन्हें ही सुन सुन मैं जीती रही। जाने कितनी जीवट थी मैं, जो हवा पानी सहारे अधभूखे पेट में भी जी गई। यूं वक्त गुजरा मानो एक जन्म बीता हो। जिस सरकारी दफ्तर में मेरे पापा कार्यरत थे, उसके ही स्कूल कॉलेज में पढ़ती मैं जंगली लता सी खुद ब खुद बिना खाद पानी के बढ़ती रही। फिर 26 की आयु में मुझे 42 के दूल्हे संग विदा कर दिया गया। यूँ जिंदगी ने मानो एक राहत की सांस ली। एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब कम से कम मुझे यहाँ इज्जत की रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया हुआ। पर इंसानी फितरत भी अजीब है। पेट भरते ही दूसरे भूख सर उठाने लगते हैं। जिनकी हाथ को पकड़ मैं जीवन के काले अध्याय को पार कर एक नए सुनहरी प्रभात की ओर कदम बढ़ाया था, मैं उनकी दूसरी पत्नी थी। एक बेहद ऊंचे पद पर स्थापित महेश जी धीर, गंभीर और गरिमामय व्यक्तित्व के स्वामी हैं। उन्होंने मुझे शुरू में ही कहा, रेखा, मेरी पहली पत्नी रश्मि कुछ वर्ष पहले दोनों बच्चों को छोड़ दूसरे संग ब्याह रचा जा चुकी है। गृह त्याग के साथ उसने तलाक हासिल करने हेतु जो लांछनों के तीर छोड़े थे, वो घाव आज भी मर्मांतक पीड़ा देते हैं। मैं नहीं चाहता था कि तुम जैसी कम उम्र की लड़की से ब्याह करूं, परंतु जब तुम्हें देखा तो तुम्हारी गंभीरता, परिपक्वता ने आश्वासित कर दिया। रेगिस्तान में उगे किसी कैक्टस की भांति मेरा जीवन शुष्क और कटीला है। संभल कर चलना रेखा, कहीं मेरे कांटे तुम्हें भी जख्मी ना कर दें। इन्होंने कहा तो मैं चौंक गई
कि इससे पहले किसने मुझसे इतनी आत्मीयता से बात किया होगा। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और विनीत हो कह उठे, मेरी बिखरी गृहस्थी को समेट लो, मैं अब थक गया हूँ, तुम अब संभाल लो। रश्मि के जाने के बाद मैंने अपना तबादला उस जगह से करा लिया। नहीं थी मुझ में इतनी हिम्मत कि लोगों के सवालों के जवाब दूं। मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। मेरे बाप दादा रूढ़िवादी सोच वाले थे। मेरी बड़ी बेटी की शादी कोई 3 वर्ष पूर्व उसकी मर्जी से ही हुई थी। छोटा बेटा तरुण चेन्नई में मेडिकल की तैयारी कर रहा है। एक दिन यह किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे थे। नाराज ना हो रचना, मैं क्या करता, अकेलापन जीने नहीं दे रही थी। मैंने तो तुम्हें बताया ही था। माफ़ कर दो बेटा, इसी शहर में होते तुमने 6 महीनों से इधर का रुख नहीं किया। ये तुम्हारा घर है बेटा। मैं इनकी कैफियत सुनती रहती, पर शायद मैं एक एहसास शून्य जीवन की आदी हो गई थी। ना किसी से लगाव, ना किसी से कोई नाराज़गी। वक्त गुजर रहा था। धीरे धीरे मैं इनके ऑफिस की सपरिवार पार्टियों में जाने लगी। बड़ा ही अटपटा लगता अन्य महिलाओं के बीच मुझे। मैं ज़्यादातर चुप ही रहती। भला उनके बाल बच्चों वाले प्रिय विषय पर मैं क्या बोलती। अपने बच्चों की शैतानियाँ, उनकी पढ़ाई, शादी की फिक्र आदि उनके प्रिय विषय होते। पर महिलाएं बात कर रही थीं। सबकी सुनते सुनते जाने कैसे मेरे मुंह से निकल गया, मेरे बेटे को तो लड्डू बेहद पसंद है और बेटी तो पिज़्ज़ा बर्गर की शौकीन है। और सच, मैंने पहली बार उनके सानिध्य को एंजॉय किया। देर तक मेरे ही बोले शब्द, मेरा बेटा और मेरी बेटी, गूंजते रहे मन में। सच में तो इन बच्चों की वैधानिक माँ ही हूँ। उस दिन पहली बार धरती से मानो ऊरा के जरिए जुड़ाव की अनुभूति हुई। दुनिया में मैं हूँ, इस बात का एहसास अब सुखद लगने लगा। फिर आज इनकी मैंने बात सुनी। आलोक ऐसे कैसे कर सकता है? उसने आज तुम पर फिर हाथ उठाया। उसकी माँ ने तुम्हें ऐसा क्यों कहा? रचना से बात करते हुए ये बेबस हुए जा रहे थे। मन में मेरे सवालों की बौछारें आने लगी। मन की खिड़कियों से कोई शब्द आकर कानों में देर से शोर मचा रहा था। माँ, माँ। मैं सुन के चकित प्रसन्न बढ़कर इनका हाथ थाम लिया। फिक्र ना करें, हमें रचना के ससुराल जाना है। मैं अपनी बेटी को अब और दुखी नहीं छोड़ सकता। आश्चर्य से इनकी आंखें फैल गई थी। अब तक अकेले ही जाते रहे थे। मैं सिर्फ गई ही नहीं, बल्कि उसकी सास और पति को ये जता कर आई कि हमारी बेटी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। दरअसल हम बिना बोले ही उसकी ससुराल की देहरी पर पहुँचे ही थे कि उन अवांछित बोलों से हमारा सामना हुआ जो दहलीज पार कर आ रहे थे। बात यही था कि वे रचना को बांझ कह कोस रहे थे। उसकी भाग गई माँ को लेकर अनाप शनाप बोल रहे थे। उसके पिताजी की दूसरी शादी को ले खिल्ली उड़ा रहे थे। मैंने आगे बढ़ दरवाजे के भिड़के हुए चौखट को अनावृत कर दिया। कोने में अपराधीन सी खड़ी रचना भौचक सी हो गई और मैं आगे बढ़ उसके गले लग गई। हतप्रभ सी रचना पीठ पर सहानुभूति का मरहम पाते ही मानो पिघल गई। मैं रचना को कुछ दिनों के लिए अपने साथ लेकर जा रही हूँ। जब इसे बेहतर महसूस होगा तभी ये वापस आएगी, बोल मैं उसके हाथ को पकड़कर निकल आई। कार में सारे रास्ते उससे अपनी बाहों में ही भरी रही। घर पहुँचते पहुँचते पुरलाकित हो मुस्कुराना उसके पापा और मुझे दोनों को राहत दे गया। मैं अब उसके साथ ही लग गई। मुझे उसका सानिध्य और व्यक्तित्व बड़ा ही शालीन और प्रभावशाली लग रहा था। दूसरे दिन देर तक सोती रही। सोने से पहले रचना ने मुझे बताया था कि वह कितनी रातों से सो नहीं पाई है। सुबह नाश्ते के टेबल पर जब उसने पिज़्ज़ा बर्गर देखी तो मैंने देखा उसके नयन फिर छलक रहे थे। मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर उसने कहा, मैं आपको क्या कहूँ? उसका गला रूंध गया। मैं सिर्फ तुम्हारी माँ हूँ, मैंने उसकी प्लेट में सॉस डालते हुए कहा। जानती हैं, मेरी माँ को मेरे पापा बिल्कुल पसंद नहीं थे। शायद हम दोनों भाई बहन से भी इसलिए उन्हें लगाव नहीं था।
जब से होश संभाला था उन्हें हमेशा उस अंकल के ही साथ प्यार से बातें करते सुना था। मैंने आज तक उनकी बनाई कोई डिश नहीं खाई है। रचना फिर उदास हो रही थी। रचना, सुनो ना, मुझे तरुण से मिलना है। क्या तुम मुझे चेन्नई लेकर चलोगी? अभी वह 12वीं में है। उसे अभी परिवार के सहयोग और विश्वास की अत्यंत आवश्यकता है। मैंने पूछा। अभी तक मुझे उसने देखा भी नहीं था और मैं नहीं चाहती थी कि जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उसकी पढ़ाई और करियर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। मेरे लिए मन में चल रहे किसी दुर्भावना से अगले 2 दिनों में हम चेन्नई पहुंच चुके थे। रचना ने तो मुझे स्वीकार कर लिया था। अब तरुण मुझे अपना ले तो मुझे अपनी सार्थकता पर थोड़ी विश्वास हो। अंदर से इनकी माँ रश्मि पर तरस भी आ रहा था कि अभागी ने बच्चों से अधिक किसी और को तवज्जो दिया जीवन में। सच, माता कुमाता भी हो सकती है, पर एक विमाता ऐसे कैसे सोच सकती है? जाने क्या मजबूरियाँ थी उसकी। यूँ विचारों में तल्लीन हम तरुण के हॉस्टल पहुंच चुके थे। जाने अचानक मुझे देख उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, यूँ सोचकर मैंने रचना को कहा कि वह उसे ले होटल में ही आए जहाँ हम ठहरे हैं। फोटो में मैंने जैसा देखा था उससे भी और लंबा और छरहरा और मासूम सा लगा मुझे। चेहरा कुछ उतरा हुआ भी था। मुझे एक औपचारिक नमस्ते कर अपने स्कूल बैग सहित एक तरफ चुपचाप बैठ गया। मैंने रचना से इशारे में पूछा तो उसने संकेत दिया कि इसका मूड ऑफ है, पर आप कारण नहीं हैं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद मैंने ही बर्फ तोड़ा। बेटा, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? कोचिंग वाले ठीक से समझाते तो हैं? इतना सुनना था कि बिफर पड़ा। खुद तो उन्हें आता नहीं और चले हैं हमें डांटने। आंटी, आज सर ने कहा कि मेरा कुछ नहीं होने वाला और मैं पापा का सिर्फ पैसा बर्बाद कर रहा हूँ। मैंने थैले से लड्डू का डिब्बा निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले खाओ फिर देखते हैं सर ने किस टॉपिक पर तुम्हें ऐसा कहा। तरुण अब सब भूल लड्डू पर टूट पड़ा था। हॉस्टल में रहने वाले उस पर बढ़ता लड़का, भूख तो बहुत लगती ही होगी। तब तक मैं उसके बैग को खोल उसकी कापियाँ पलटने लगी। देखा आज टेस्ट में उसे बेहद कम मार्क्स आए थे, पर मुझे सुखद आश्चर्य ये हुआ कि मुझे अब सब कुछ याद था और पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे मेरे। अभी कुछ महीनों पहले तक तो लाइब्रेरी बंद होने तक मैं दीमक बनी यही तो सब चाटा करती थी। जब दरवाज़ा बंद हो जाता था तो कुछ देर खड़ी हिम्मत जुटाती नरक द्वार पार करने की। अचानक उस नरक की स्मृति ने मुझे मेरे वर्तमान के पलों की अहमियत जता दिया। इन सब के बीच मेरी उम्र कोई मायने नहीं रखती। जन्म से रिश्तों से मेरे समक्ष तो अब 56 भोग थाली है। अब रिश्तों को जीऊंगी। उस दिन शाम को मैं तरुण को ले होटल के कमरे में देर रात तक टेस्ट पर चर्चा करती रही। विगत जीवन में मैंने कभी शिक्षक बनने का स्वप्न देखा था, आज मानो साकार हो रहा था। देर रात जब रचना बगल के बिस्तर पर गहरी नींद में सोई हुई थी, तरुण अचानक मेरा हाथ पकड़कर बोला, अरे यार, तुझसे बड़े ग्रेट हो जी। तुम्हें तो हमारे सर लोगों से ज़्यादा नॉलेज है। ऐसा करो, रह जाओ ना। तुम्हारे साथ में रहा तो इस मेडिकल एंट्रेंस नाम की परीक्षा यूँ पार कर जाऊंगा। ग्रेट हो जी तुम तो। तरुण बोले जा रहा था और मैं एक राहत की सांस। तभी रचना उठ बैठी। तरुण, कैसे बोल रहे हो? ये क्या दोस्त है तुम्हारी? तो आंटी। हाँ आंटी, अब ठीक है ना? तरुण ने मुझे देखते हुए कहा। मुझे माँ बोलो, मैं तुम दोनों की माँ ही हूँ। मुझे खुशी होगी सुनकर। मैंने उसके बालों में हाथ फिराते हुए कहा। बैठा रहा गुमसुम सा बहुत देर तक, भोला मासूम सा सर झुकाए। बहुत देर बाद सर उठाया और कहा, एक बार मैंने अंकल के सामने अपनी मम्मी को मम्मा बोल दिया था तो वह बहुत नाराज़ हुई थी। अचानक याद आ गई अपनी वो चचेरी बहन जो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। उसे भी ऐसे ही एक दिन पढ़ा रही थी कि चाची जी ने आकर किताब फेंक दिया और कहा कि खबरदार जो इस बदनसीब के साथ दोबारा सर जोड़े बैठे देखा। आंसू मेरे भी टपक पड़े उन दोनों के साथ। जाने दो बेटा,
होंगी कुछ उनकी मजबूरियाँ, माफ़ कर उन्हें और भूल जाओ। पर अब तो मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। और बोलो मुझे माँ, मेरे भी कान तरस रहे हैं ये सुनने। दूसरे दिन सुबह सुबह तरुण अपने हॉस्टल लौट गया था। मैं बाथरूम जाने को उठी ही थी कि मुझे ज़ोरों से चक्कर आ गई। आंखें खोली तो देखा रचना के साथ एक डॉक्टर बैठे हैं जो कुछ टेस्ट कराने को बोल रहे थे। 3 दिनों तक हम उसी होटल में ठहरे रहें और रचना मेरी सारी टेस्ट वही चेन्नई में करवाती रही। महेश जी भी इसी बीच आ चुके थे। तरुण स्कूल के बाद हर दिन आ जाता और देर रात तक मुझसे पढ़ते रहता। वह बार बार मुझसे नहीं लौटने की जिद कर रहा था क्योंकि उसके मुताबिक मैं उसकी कोचिंग के अध्यापकों से कहीं बेहतर समझाती और पढ़ाती हूँ। रचना के पति के फ़ोन आने भी शुरू हो गए थे, परंतु तेवर तो वही थे। अब वह धमकियाँ दे रहा था कि यदि वह वापस नहीं लौटी तो परिणाम झेलने को तैयार रहे। रचना अपनी परेशानियों में अधीर हो गुमसुम सी रहने लगी थी। उस दिन मेरे टेस्ट के रिपोर्ट आ गए थे। इनकी गंभीर भाव भंगिमा मुझे डरा रही थी। चेहरे के बदलते भावों को जज्ब कर इन्होंने मुझे कहा, रेखा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम माँ बनने वाली हो। सच कहा जाए तो मुझे कुछ खास अनुभूति ना थी। मैं भी दिल से स्थिति को टालना ही चाह रही थी। जो सुख मुझे रचना और तरुण के सानिध्य में मिल रहा था, कहीं इसके आने से उसमें बाधा ना पड़ जाए। फिर भी मन का एक कोना तो बच चुका था। एक नन्हे की आहट से मैंने खिड़की से झांका, मगर रचना की सिसकियों ने मेरा ध्यान भंग कर दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपनी माँ को समझाओ। मैं अपना इलाज ही करवा रही हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दो। रचना फ़ोन पकड़कर आलोक से कह रही थी। भावनाओं का एक बड़ा सा समंदर पास से होकर गुजर गया। ऊंची ऊंची ज्वार भाटे में बदल लौटती वक्त सीप मोतियों के ढेर किनारों पर अलंकृत कर जा चुके थे। मैं हमेशा भगवान से अपने होने का मकसद पूछती रहती थी। अपनी बेमकसद जिंदगी के अनसुलझे सिरे अब सुलझते हुए मैंने महसूस किया। मैंने आवाज़ दे तरुण को कहा कि अपने पापा और दीदी को बुला लें। मैंने मन कड़ा कर एक प्रस्ताव इनके बीच रख दिया। सब सन्नाटे की गिरफ्त में आ गए। उसके पापा मुझे अब भी विस्फारित नयनों से देखते हुए सोच में डूबे हुए थे। अविश्वास की परतें उनकी आंखों में स्पष्ट था। रचना का चेहरा अभी तक आंसुओं से भरा था। तलाक की बात उठा आलोक ने उस पर गहरा वार किया था। शायद वह कुछ सोचने समझने की भी अवस्था में नहीं थी। मैंने रचना को पास बिठाया और उसका हाथ अपने पेट पर रखते हुए कहा, ये आज से तुम्हारा बच्चा हुआ, परंतु रिश्ते में तो ये भाई या बहन ही होगा मेरा। रचना, मैंने एक कहानी पढ़ी थी। जब अपनी बिन ब्याही बेटी की औलाद को एक माँ ने अपनी औलाद बता दुनिया के सामने उसे जन्म देने का नाटक किया था। हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे, बेहद सावधानी पूर्वक, ताकि तुम्हारे ससुराल वालों को शक ना हो। मैंने कहा, क्या ये संभव है? बाप बेटी दोनों ने एक साथ पूछा तो मेरी हंसी निकल गई। माहौल अब हल्का हो चला था। रचना की आंखों में एक चमक आ गई थी। अब अपने आगे के 9 महीने के अज्ञातवास की भी हमें पूरी तैयारी करनी थी। एक भी चूक रचना की गृहस्थी के लिए घातक होती। उस रात को रचना ने आलोक को बताया कि वह मेरे साथ जल्द ही अमेरिका जाने वाली है। वह पहले भी अपने पापा के साथ घूमने जा चुकी थी। संयोग से उसका पासपोर्ट उसके साथ ही था। उसने उसे बताया कि वह वीज़ा के सिलसिले में दिल्ली जा रही है। आलोक का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंचा था कि रचना ने उसे खबर दिया कि आज ही उससे चक्कर और उल्टियाँ भी आई हैं। उसे किसी खुशखबरी का अंदेशा लग रहा है। वीज़ा के चक्रों से आज़ाद होते ही वह अपने टेस्ट करवा लेगी। आलोक के आंख मिजाज पर शीतल जल का छिड़काव हो गया मानो। अगले कुछ दिनों में हमने चेन्नई के ही एक अच्छे से किराए के घर की व्यवस्था कर लिया। वहाँ वैसे भी हम अजनबी थे। मेरा काम हो गया था। मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा तरुण की पढ़ाई और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पर ध्यान दे रही थी। अब वह हॉस्टल छोड़कर घर पर ही रहने लगा था। रचना और उसके पापा मेरा खूब ध्यान रखते थे।
वे हमेशा आते जाते रहते। रचना की जिंदगी में अब पासा पलट चुका था। अपनी गर्भवती होने की खबर देने के बाद वह एक तरफ से उसने खुद को पूरी तरह से काट लिया था। आलोक हमेशा उतावला रहता उससे बातें करने में। अपनी माँ के साथ वह कई बार घर आकर रचना के पापा से माफ़ी और उसका अमेरिका का नंबर मांग चुका था। इसका हल रचना ने ईमेल के जरिए संपर्क कर निकाला था। काफ़ी सफाई से वह मेरे नाम को फोटोशॉप कर अपना मेडिकल रिपोर्ट भेज देती। चेन्नई में बिताए वो वक्त मेरी ज़िंदगी के सर्वश्रेष्ठ पल थे। मैं अपना पसंदीदा कार्य अध्यापन कर रही थी। मेरे अपने मेरे आसपास थे जो मुझे इतना प्यार दे रहे थे कि मैं कभी कभी भाव विभोर हो उठती। जिंदगी ने अब तक जिस चीज़ से मुझे महरूम किया था वह अब छप्पर फाड़ मुझ पर नेमत बन बरस रहे थे। नवा महीना सिर्फ तरुण के लिए ही परीक्षा की घड़ी नहीं थी बल्कि मेरे और रचना के लिए भी थी। कोई 10 महीनों के बाद रचना गोद में एक मुन्ने को लेकर मेरे संग लौटी थी। सच हमने एक अज्ञातवास ही काटा था। हमारे लौटने के कुछ दिनों के बाद आलोक उतावला हुआ आया था। अरे रचना, तुम कब लौटी? मुझे बताया तक नहीं। उसकी नज़रें मुन्ने को तलाश कर रही थी। मैंने रचना की हथेलियों को दबा भावनाओं पर काबू रखने का संकेत दिया। क्यों आलोक जी, आप तो मेरी बेटी को तलाक देने की बात कर रहे थे। अब बाप बनते ही प्यार आने लगा। मैंने तंज कसा था। कोई महीने भर के मुन्ने को ले रचना अब अपने घर जाने वाली थी। बीते महीनों में उसने जो माँ की तरह मेरी देखभाल किया था अब भी सबको मेरे लिए दिशा निर्देश दे रही थी। आलोक, मैं एक शर्त पर तुम्हारे साथ चलूँगी कि मैं हर दिन अपने घर जरूर आऊँगी। जब तुमने मुझे त्यागा था तो यही मूल सहारा मिला है, उसने कहा तो मैं मुस्कुरा उठी कि बेटे को उसका हक अमृत रस दे सकूं। इसलिए रचना ने ऐसी शर्त रखी थी। शायद वह क्षण हमारे परिवार के सुखद क्षणों में एक होगा, क्योंकि उसी रात तरुण का फ़ोन आया कि उसका चयन देश के एक प्रमुख मेडिकल संस्थान में हो गया। माँ, मेरा चयन हो गया। माँ, मैं सफल हो गया। माँ, अब तक यार, बड़ी या आंटी कहने वाला मेरा बेटा मुझे माँ बोल रहा था। खुशी के अतिरेक मेरे अश्रु दुख द्वार की बंधन तोड़ भावनाओं से ओतप्रोत किसी सौंदर्य प्रसाधन की तरह मेरे चेहरे की चमक बढ़ा रहे थे। बेटा, अब तुम जल्दी से घर आ जाओ। आज दीदी भी तुम्हारे भांजी को ले लौट गई। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आंसुओं के बीच मैंने कहा। जाने कब ये अपने फाइल समेट मेरे पहलू में आ बैठ गए। रेखा, तुमसे शादी करना मेरी ज़िंदगी का सबसे सही फैसला था, कहते इन्होंने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। मैंने भी मुट्ठी भींच सारी खुशियों को कैद कर लिया। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।